सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात और बेंचेस की तश्कील के मामले पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी का इजलास हुआ। ये इजलास जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की चीन से वापसी के बाद बुलाया गया। इजलास में कमेटी को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने उन केसेस से मुतल्लिक बताया कि जो आईनी बेंचेस में जाने हैं। कमेटी ने यह फैसला किया है कि पहले पुराने केसेस को तरजीह दी जाएगी और इजलास के बाद जारी किए गए एलामिया के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक दस्तयाब नहीं होंगी। इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि बाकी 6 दस्तयाब जजेस 14 और 15 नवंबर को आईनी केसेस सुनेंगे। इस हवाले से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत भी जारी कर दी गई हैं। नाजरीन, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब दायरे इख्तियार से मुतल्लिक अहम तरीन केस की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि 100 से जायद बड़े करप्शन केसेस खत्म हो चुके हैं। पार्लियामेंट में अरबों रुपए के केसेस खत्म कर दिए बगैर दांतों वाला नैब भी एंजॉय करे और लोग भी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का कहना था कि करप्शन केसेस के मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए हैं। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। जस्टिस कियानी ने रिमार्क्स दिए कि नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह के 3 रुकनी खसूसी बेंच के सामने इमरान खान की जानिब से 2022 में उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत साबिक हुकूमत की मुतारिफ करदा नैब तरमीम को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए हुकूमत की जानिब से की गई तरमीम में से अक्सर को आइन के मुनाफी करार देकर कलअदम करार दे दिया था। 15 सितंबर 2023 सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की नैब तरमीम के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुनाते हुए कई शिके कलअदम करार दे दी थी। वाज़ेह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अवामी ओहदों पर फाइज शख्सियात के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल कर दिए थे, जबकि नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत दे दी गई थी। फैसले के मुताबिक सिर्फ केसेस नहीं बल्कि इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस भी बहाल कर दी गई थी और फैसले में नैब अदालतों से तरमीम के बाद कलअदम करार दिए गए केसेस भी बहाल कर दिए गए थे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि करप्शन के खत्म किए गए तमाम मुकदमात को एहतसाब अदालतों में 1 हफ्ते के अंदर दोबारा लगाया जाए। फिर 17 अक्टूबर को वफाकी हुकूमत ने कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार देने वाली नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 15 सितंबर के फैसले को चैलेंज कर दिया था और दरख्वास्त में अदालत से नैब तरमीम को बहाल करने की इस्तदा करते हुए यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि नैब तरमीम में बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं की गई और कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने नैब तरमीम से मुतल्लिक मुकदमा एक बार फिर सुना गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच ने इस मुकदमे की समाअत की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा थे। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। अदालत उज़्मा ने 5-0 से फैसला सुनाया, जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि बानी पीटीआई ने नैब तरमीम के खिलाफ नेकनियती से दरख्वास्त दायर नहीं की और वो नैब तरमीम को आइन से मुतसादिम साबित करने में नाकाम रहे। चीफ जस्टिस और जजेस पार्लियामेंट के लिए गेट कीपर नहीं हो सकते। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। नाज़रीन, आला अदालत में सुने जाने वाला नैब तरमीम केस वो वाहिद मुकदमा था कि जिसमें साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत इमरान खान तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रहने वाली समाअत में हाजिर रहे और उस रोज मुकदमे की समाअत बराह रास्त नशर नहीं की गई थी। आज भी एक ही सवाल अवाम के जहन में गूंज रहा है, क्या मुकद्दस और सुप्रीम पार्लियामान का शाही दरबार अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है? कभी सिलेक्टेड तो कभी फॉर्म 47 के मुतनाज़ टाइटल्स में घिरी पार्लियामान मुकद्दस इतनी कि इसके नुमाइंदगान इसके अंदर से उठा लिए जाते हैं और सुप्रीम ऐसी कि सुप्रीम कोर्ट तक को ही जवाब दे दिया जाता है कि जाइए, हम नहीं मानते आपके फैसले। लेकिन क्या ये मुकद्दस और सुप्रीम पार्लियामेंट वाकई ही अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने बैठी है या उस शाफिया का कि जिसका हिस्सा खुद उसके नुमाइंदगान हैं? इस साल 1 जुलाई से 5 नवंबर के दौरान 37 दिन कौमी असम्बली का इजलास हुआ कि जो पाकिस्तानी टैक्स पेयर्स को 1 अरब 10 करोड़ रुपए में पड़ा और ये सिर्फ MNAs को दिए गए तनख्वाहें और अलाउंसेस हैं। तफसीलात के मुताबिक रवा माली साल के 4 माह में 68 करोड़ 51 लाख रुपए तनख्वाहों की मद में अरकान कौमी असम्बली ने वसूल किए। यही नहीं, एजाजी तनख्वाहों की मद में 29,96,000 रुपए वसूल किए गए, जबकि ट्रैवलिंग अलाउंस की मद में अरकान कौमी असम्बली ने 42 करोड़ 19 लाख रुपए वसूल किए, जबकि अरकान असम्बली ने टेलीकम्युनिकेशन अलाउंस की मद में 1 करोड़ 1 लाख रुपए, एड हॉक रिलीफ की मद में 3 करोड़ 40 लाख रुपए वसूल किए। इसी तरह मेडिकल चार्जेस की मद में भी 1 करोड़ 17 लाख रुपए वसूल फरमाए। आम आदमी सवाल पूछने पर मजबूर है कि मुकद्दस और सुप्रीम पार्लियामान के जिसके वजूद का वाहिद मकसद अवामी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो उन्हें इतनी महंगी क्यों पड़ रही है? फील्ड एक्ट 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली सेशन का यौमिया खर्चा 66 मिलियन रुपए से ज्यादा है, यानी कि पाकिस्तानी अवाम को कौमी असम्बली का सेशन 24 मिलियन रुपए फी घंटे में पड़ता है। जबकि अगर आप
आउट पुट की बात कर लीजिए तो क्या ये कहना मुनासिब नहीं है कि पार्लियामान अवाम को मुसलसल लेट डाउन कर रही है। इकोनॉमी को भी देख लिया जाए तो तनख्वाहदार तबका, मिडिल क्लास के जो ऑलरेडी पिसा हुआ है, टैक्स नेट में शामिल है, उस पर मजीद टैक्स का बोझ डाला जाता है, जबकि अशराफिया अमीर से अमीर तर होती चली जाती है। क्या इसकी बड़ी वजह यह भी नहीं कि पार्लियामान में मौजूद अक्सरियत उसी अशराफिया या एलीट क्लास से ही ताल्लुक रखती है जो इस सिस्टम की सबसे बड़ी बेनिफिशरी है। एक मुल्क जिसकी इकोनॉमी पूरी तरह क्रिपल कर रही है, इसके अवामी नुमाइंदगान का 37 दिन का खर्चा 1 अरब से भी जायद है, और ये 37 दिन उन 4 माह में शामिल हैं कि जब पाकिस्तानी अवाम बिजली के बिलों की अदायगी नहीं कर पा रही थी। कई खुदकुशियां रिपोर्ट हो रही थीं, अवाम सरापा एहतजाज रही, और इन्हीं 4 महीनों में पाकिस्तान की पार्लियामान में मुतनाज़ तरीन कानून साजियां होती रहीं। इक़्तिदार की रसाकशी और सियासी बसात पे एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए क्या क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया गया, दैट रिमेन्स द मिलियन डॉलर क्वेश्चन टुडे। यूएन की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान बुनियादी सेहत, तालीम और शहरियों के लिए ज़राए आमदन मुहैया करने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे 193 ममालिक में से 164वें नंबर पर है, जबकि श्रीलंका जैसा मुल्क जो अभी इकोनॉमिक मेल्टडाउन से निकला है वो भी इस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे 78वें नंबर पर है। हालांकि बांग्लादेश भी हमसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे है। जबकि पाकिस्तानी सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक को देखें तो शायद ही कोई ऐसा शोबा हो कि जिसमें कार्टेल्स मौजूद नहीं और उनका किसी ना किसी तरह तहफ़्फ़ुज़ जारी ना हो। मुक़द्दस और सुप्रीम पार्लियामान जिसके अंदर हम यकीन करते हैं, वो जमहूरियत जिसके अंदर हम कामिल यकीन रखते हैं, अब इस बात का इदराक इसे करना होगा कि ये मुल्क ऐसे कैसे चल सकता है। अवामी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ को नज़रअंदाज करके आप उस शजर को ही कमज़ोर कर रहे हैं कि जिसकी शाख पे आप फल खा रहे हैं। एक मिसाल इसी तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब के दायरे इख्तियार की केस की समाअत के दौरान देखने के मिली, जब जिस तरह के आपको बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने यह पूछा कि पार्लियामेंट ने अरबों रुपए के करप्शन केसेस खत्म कर दिए और मुल्जिमान बैरून मुल्क भी चले गए, लेकिन जब पार्लियामान को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। नाज़रीन, पार्लियामेंट की पॉलिसीज और मेंबरान कौमी असम्बली की तर्ज अमल पर लाख सवालात जो कि हमारा हक है, इसके बावजूद बतौर पाकिस्तानी वो सवालात तहजीब के दायरे में होने जरूरी हैं। आज ही इस हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लंदन से शिकवा किया। बदतमीजी का कल्चर की बुनियाद एक ऐसी पार्टी ने रखी है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही अफसोसनाक है, और उस बदतमीजी के कल्चर को उन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया और आज ऑपोजिशन में तो उससे भी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले भी प्रमोट करते रहे हैं। ये कल्चर की बुनियाद रखना इंतहाई बदनसीबी, बदकिस्मती है। ये गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पे जो है ना वो टमाटर अंडे फेंक रहे हैं। एहतजाज, भाई अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो कम से कम उसको किसी अच्छे तरीके से करो।